हाँ जी, नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, जो कि है ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी को इस टाइप से करेंगे कि हम 2 से 3 वीडियो के अंदर हम इसे बिल्कुल कंप्लीट फिनिश कर दें। ठीक है, कि देखो काफी बड़ा ही रहता है ये ग्रुप थ्योरी। वैसे तो 5 से 6 टॉपिक अकेले ग्रुप थ्योरी के अंदर कवर होते हैं, तो एक वीडियो के अंदर बनाना तो वो काफी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो वो उसे मर्ज भी कर सकता हूँ, तो वो 7 से 8 घंटे की हो जाएगी, तो वो कोई मतलब की बात नहीं रहती। तो क्या करेंगे कि 2 से 3 सेशन हम ऐसे ओरिएंटेड करेंगे कि जिसके अंदर ग्रुप थ्योरी का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस वगैरह सब क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो हम ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलर जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए कि जो सिलेबस किस टाइप का रहता है, कितने पेपर्स होते हैं, कितना वेटेज रहता है, वो सब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ग्रुप थ्योरी जो पहला पार्ट, अगर ये जो सेकेंड ईयर है, या तो देखो जैसे बीएससी बीएड के अंदर तो ये ग्रुप थ्योरी सेकेंड ईयर में लगती है। वैसे नॉर्मल अगर सेमेस्टर वाइज अगर बात करें तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर ही कवर हो जाता है। जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी वगैरह ऐसा करते हैं ना, जैसे बीएससी सिंपल बीएससी है, तो उसमें ये फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है। तो अपने जैसे सिलेबस के अंदर है ग्रुप थ्योरी, तो देखो कितने कितने पेपर हैं, किस पेपर में क्या क्या बुक्स रहती है, वो सब हम एक बार ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। जैसे देखो जो पर्टिकुलर सेकेंड ईयर के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 पेपर हमारे किए जाते हैं इसके अंदर। पहला जो पेपर है वो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के नाम से, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। और एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के अंदर ये जो आपका पेपर होता है, ये पूरा 60 मार्क्स का आपके पेपर पूछा जाता है। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो इस पेपर के लिए रहते हैं 60 मार्क्स। ठीक है। सेकंड जो पेपर है वो रहता है आपका रियल एनालिसिस के नाम से, रियल एनालिसिस। और ये जो पेपर है ये आपका 50 मार्क्स का होता है पेपर। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 मार्क्स। तीसरा जो पेपर होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका तीसरा जो पेपर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, और ये भी आपका 50 मार्क्स का ही पेपर किया जाता है। ठीक है। अब इन पूरे जो हमारे पास 3 पेपर है, इन 3 पेपर के लिए हमारे पास 6 किताबें, और 6 किताबें कैसे कैसे हो देखो। जो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा है इसके अंदर जो हमारे पास जो पहली बुक है वो लगती है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की एक कंप्लीट बुक आती है, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के अंदर काम आएगी। और जो दूसरी बुक है वो लगती है रिंग थ्योरी, रिंग थ्योरी के नाम से। ठीक है। रियल एनालिसिस के अंदर बात करें तो इसके अंदर भी अगेन 2 किताबें। जो पहली किताब है वो तो जो पहली बुक है इसके अंदर वो है पहली हायर कैलकुलस के नाम से। ठीक है। दूसरी जो बुक है वो इसके अंदर है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर एक तो किताब आपके लगती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो दूसरी किताब है, जो दूसरी बुक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। यानी जो पेपर है उसी के नाम पे ही बुक है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इसी बुक का ही रहता है सबसे ज्यादा। देखो 3 पेपर है, और 3 पेपर के लिए, हर पेपर के लिए आपके पास 5-5 यूनिट है। यानी देखो जो एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा है तो इसके अंदर 5 यूनिट आएगी, रियल एनालिसिस है तो इसके अंदर भी 5 यूनिट आएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी 5 यूनिट पूछी जाएगी। तो यानी टोटल जो यूनिट्स है इस पे जो पूरे सेकेंड ईयर के लिए मैथ्स के रिगार्डिंग, वो हमारे पास 15 यूनिट्स रहती है। ठीक है। अब देखो जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हमारे पास 5 यूनिट है, और 5 यूनिट को इस टाइप से डिवाइड किया गया है कि जो ग्रुप थ्योरी के अंदर आपके 3 यूनिट अकेले ये ग्रुप थ्योरी कवर कर लेगी। यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 60 to 70% आप अगर अकेली ग्रुप थ्योरी अगर पढ़ के जाते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप सिर्फ ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट 60 to 65% तो आप आराम से स्कोर कर लोगे इस पेपर के अंदर। और जो फिर हमारे पास जो रिंग थ्योरी रहती है इसके अंदर हमारे पास 2 यूनिट रहती है, टोटल 5 यूनिट हो गई। और देखो इसके अंदर 3 यूनिट अकेला ग्रुप थ्योरी कवर कर रहा है। फिर रियल जो एनालिसिस है इसके अंदर बात करें तो हायर कैलकुलस अकेली 3 यूनिट कवर कर लेगा, और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस ये भी ऑलमोस्ट 2 यूनिट कवर कर लेगा। हायर कैलकुलस के अंदर भी वही चीजें रहेगी जो आप 11th 12th स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ते थे ना, जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम। वहां हम सिर्फ 1 वेरिएबल के रिगार्डिंग पढ़ते थे। यहाँ बस हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे, एक्स और वाई, ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता, सेम वही चीजें रहती है। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस चेक करना होता है कि कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे दिया, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बस उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, एबल्स टेस्ट, ये सब इन टेस्ट के अंदर पढ़ना होता है। कोई ज्यादा खास इतना हार्ड भी टॉपिक नहीं है।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 3 यूनिट कवर कर लेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, सबसे ज्यादा जो कवर करेगा वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के पूछे जाएंगे। कैसे? ये आप कौन सा है, ये जो आपने जो 12th क्लास के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, जैसे उसके सॉल्यूशन आपने पढ़े थे, जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया और होमोजीनियस के रिगार्डिंग हो गया और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वो तो है ही, उसके आगे वाला भी पोर्शन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी जो 2 डिग्री या 2 ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उनको कैसे सोल्व किया जाता है वो भी इसके अंदर रहती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 यूनिट रहती है, यानी अगर आप हर पेपर की अगर 3-3 यूनिट कवर भी करते हो तो 60 to 65% आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यानी जो टोटल आपका जो रिटर्न पेपर होगा वो तो कितने का हो गया, 50 + 50 100 और 100 और 60 हो गया 160, यानी 160 मार्क्स के तो आपका टोटल पेपर होगा। 40 मार्क्स आपके बिहेवियर के ऊपर जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उनके बेसिस पे जो फाइल वगैरह पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हो तो उसके 40 मार्क्स कवर किए जाते हैं जो आपको कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। तो 160 + 40 ये हो गए 200 मार्क्स, यानी जो मैथ्स का जो पूरा पेपर जो आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा उसके अंदर आएगा 200 मार्क्स की आपकी केवल मैथ्स रहेगी। सेम इसी तरीके से 200 की फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है और बाकी जो सब्जेक्ट है उनका भी ऐसा ही रहता होगा। तो ये मैथ्स का मैंने आपको थोड़ा जो सिलेबस है, कितनी बुक्स हैं, किस किस यूनिट को कितने पेपर्स के अंदर डिवाइड किया है, वो सारा मैंने आपको एक बार ओवरव्यू बता दी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको जब भी पढ़ो तो आपको समझ आ जाए कि यहाँ किसका पेपर है। यूं नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ रहे हो और पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है, वहां जाके देखो कि अरे डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल भी नहीं है, तो ऐसा ना हो जाए। इसके लिए थोड़ा सिलेबस को भी नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। एक स्क्रीनशॉट रख लो जिससे आपको एक एज ए रिमाइंडर आपके पास रहेगा। आई थिंक नोट हो गया होगा। अब आगे शुरू करते हैं अपने ग्रुप थ्योरी के लिए। सबसे पहले देखो ग्रुप थ्योरी होती क्या है, इसको समझना है। ग्रुप थ्योरी की कुछ थ्योरम्स हैं उनको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो ग्रुप थ्योरी है हमारे पास वो क्या रहती है। ग्रुप थ्योरी जैसे आप क्लास 11th 12th के अंदर सेट्स थ्योरी पढ़ते थे, तो सेट थ्योरी के अंदर आपने क्या पढ़ा था। सेट थ्योरी क्या है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, उस सेट्स के एलिमेंट्स बोल देते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से जो ग्रुप है हमारे पास वो भी क्या है, एक तरीके का सेट है। सेट का मीन हो गया यानी इसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे यानी एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन इसके साथ में एक टर्म और इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर, दैट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या करता है कि कोई भी 2 एलिमेंट को कंबाइन करके एक तीसरा एलिमेंट बनाएगा। ठीक है, और वो ऑपरेशन उस सेट के रिगार्डिंग या उस जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है उस सेट के अंदर वो एसोसिएटिव होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, और उस ग्रुप के अंदर जिसे हम सेट जो बोल रहे हैं उसके अंदर एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, देन हम उस सेट को क्या बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन पहले नोट करते हैं, फिर कुछ इसका मैथमेटिकली फॉर्म भी देख लेते हैं, फिर हम आगे इसके कुछ थ्योरम्स डिस्कस करते हैं और उनका प्रूफ भी। तो देखो सबसे पहले जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आप डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन के भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इनके अंदर। जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर 60 मार्क्स का है ना, तो जो सेक्शन ए रहता है आपके, सेक्शन ए के अंदर आपके 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए 16। अब 8 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मोस्टली 99% जो डेफिनेशंस हैं या छोटे क्वेश्चन कोई ऑर्डर वगैरह निकालने का वो पूछ लेगा। तो आपके 2 मार्क्स के तो यहाँ आपकी डेफिनेशन ही कवर कर लेती है और ये ग्रुप की तो काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर देखो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के, यानी 20 नंबर का तो ये हो गया हमारे पास। और सेक्शन सी के अंदर क्या होते हैं कि आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8-8 मार्क्स के, तो वो हमारे पास 24 मार्क्स के वो हो गए, और टोटल इस तरीके से आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न भी मैंने साथ में लगे हाथ बता ही दिया आपको। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि ग्रुप इज अ सेट and an operation that combines any 2 element to produce a third element
third element in such a way that operation is closure, associative, unique identity, and unique inverse. या एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, every element has inverse. Every element has inverse exist, then operation is said to be a group. उस ऑपरेशन को हम क्या बोल देते हैं? ग्रुप बोल देते हैं. यानी बेसिकली चार चीजें आई है. एक तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी और एक इनवर्स. अगर ये चार पोस्टुलेट किसी भी सेट के अगर हम प्रूव कर दें उस ऑपरेशन के रिगार्डिंग, देन हम उस सेट को क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे पास एक क्या है? ग्रुप है. इसका एल्जेब्रिकली फॉर्म भी देखो. अब ये जो हमारे पास ऑपरेशन है, ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, मॉड्यूलो का, कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है. तो देखो इसके अंदर मैथमेटिकली हम इसे कैसे समझ सकते हैं. मान लो कि कोई हमारे पास प्लस माइनस ना लेके मैं एक ऑपरेशन डिफाइन कर लेता हूं स्टार, और ये हमारे पास ग्रुप लिखने का तरीका है. सबसे पहले ग्रुप और फिर उसके लिए ऑपरेशन. तो ग्रुप और उसका ऑपरेशन क्या है हमारे पास? स्टार. तो ये हम मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास क्या है? एक ग्रुप है. लेट जी स्टार बी अ ग्रुप. ठीक है. ये हमारे पास एक ग्रुप है. अब इसे हम ग्रुप कब बोलेंगे? जब वो चार पोस्टुलेट्स ये सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे पहला पोस्टुलेट लेते हैं हमारे पास, जो P1 हम इसे नाम दे देते हैं, वो हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी. वो हम देखते हैं इसके लिए. तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे इसके लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन क्या होता है? थोड़ा समझते हैं. रिकैप आप 6th 7th 8th क्लास के अंदर ये सब पढ़ के आ चुके हो, बस आपको थोड़ा रिमाइंडर करवाने की जरूरत है इसके अंदर. देखो आप छोटी क्लासेस के अंदर एक बार मैं ऑपरेशन ले लेता हूं अपने प्लस का. ठीक है. एक हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है और एक हमारे पास 3 एलिमेंट है, और कोई हमारे पास जो हमारे पास कोई एक नंबर है वो हमारे पास इंटीजर्स का है, दैट इज z. ठीक है. अब अगर मैं 2+3 करूं, यानी जो 2+3 है हमारे पास, यानी जो 2 एलिमेंट है वो भी देखो z के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी जो 2 है वो भी हमारे पास z के अंदर आ रहा है. 3 है वो भी हमारे पास z के अंदर बिलोंग कर रहा है. अब जो ऑपरेशन है हमारे पास वो क्या है? प्लस का. यानी 2+3 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो भी z के अंदर आना चाहिए. तो 2+3 कितना हो गया? दैट इज 5. तो 5 भी देखो एक टाइप का इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर है. यानी यही हमारे पास क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं हम उन एलिमेंट्स के लिए, वो भी उस सेट के अंदर हमारा मिलना चाहिए. जैसे देखो आप क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ कैसे समझ सकते हैं? मान लो कि कोई ए एलिमेंट है जो कि जी के अंदर है, बी एलिमेंट है वो कोई जी के अंदर है. देन अगर ये हम चेक कर लें कि ए स्टार बी अगर बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू जी, तो उस केस के अंदर हम बता सकते हैं कि जो हमारा जो सेट है वो क्या है? क्लोजर है अंडर डिफाइंड ऑपरेशन स्टार. क्लियर है. यानी यहां से हम बता सकते हैं कि जो जी है वो हमारे पास क्लोजर है अंडर डिफाइंड ऑपरेशन स्टार. एक स्टेटमेंट भी इसके लिए दे सकते हो. ये हमारे पास रहते हैं पहला पोस्टुलेट क्लोजर प्रॉपर्टी. दूसरा देखते हैं. दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम 3 एलिमेंट्स के लिए लेके चलते हैं. देखो पहले समझ लेते हैं एसोसिएटिव क्या होता है. देखो यही ले लेता हूं मैं अभी समझाने के लिए. कुछ एग्जांपल चेंज कर लेता हूं, ये छोटे हो गए ज्यादा. देखो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो अभी भी प्लस का है, और जो सेट हमने लिया है वो हमारे पास कोई एक इंटीजर्स का सेट है. अब जो हमारे पास 1 एलिमेंट है वो भी z के अंदर आ रहा है, -1 है वो भी एक इंटीजर है, z के अंदर आएगा, और एक हम ले लेते हैं -3, वो भी हमारे पास इंटीजर है जो कि z के अंदर आ रहा है. अब देखो अगर मैं पहले इन दोनों का अगर सम करूं, यानी ऑपरेशन लगाऊं इनके बीच में, तो यानी 1 ऑपरेशन क्या है? प्लस का, और हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है? -1. ठीक है. अब इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट का ऑपरेशन अगर इस तीसरे एलिमेंट के साथ लगाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन क्या लग गया? प्लस का. एलिमेंट क्या है? -3. अगर इसे मैं सोल्व करूं तो रिजल्ट क्या आता है? एक बार चेक करो.
यहां से हम इसे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, ये 1 माइनस 1 और ये आ गया प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया, ये 0 और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसका मैं अगर थोड़ा चेंज कर दूं कि 1 को तो मैं एज इट इज एज रखूं और इन दोनों को सेपरेटली सोल्व कर लूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन तो वो का वही आएगा, -1 प्लस और ये आ गया यहाँ से -3। इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 प्लस और ये आ जाएगा यहाँ से -1 प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 -4 प्लस माइनस हो गया माइनस और इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ गया, -3। यानी ये हमारे पास डिफाइंड है इस ऑपरेशन प्लस के लिए। तो सेम इसी तरीके के अंदर इसके अंदर देखो कि हम मान लेते हैं कि ए एलिमेंट है हमारे पास जो कि इस जी के अंदर आ रहा है, बी एलिमेंट है वो भी इस जी के अंदर बिलोंग कर रहा है और सी एलिमेंट भी इस जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। देन अगर मैं इसके अंदर ए स्टार बी स्टार जी अगर बी स्टार सी वो अगर इक्वल आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू जी, देन हम क्या बता सकते हैं कि जो जी है वो हमारे पास एसोसिएटिव है अंडर डिफाइंड ऑपरेशन स्टार के लिए। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक एसोसिएटिविटी। तीसरी हमने बात की थी आइडेंटिटी के लिए। जितने भी एलिमेंट, अब यूं नहीं होता कि ग्रुप के अंदर 15-20 कोई आइडेंटिटी निकल जाएगी, सिर्फ यूनिक रहती है। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है यूनिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है वो अकेली रहनी चाहिए, ये इसका हम प्रूफ भी करेंगे आगे कि यूनिक आइडेंटिटी कैसे होती है वो। ठीक है, तीसरी देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी हमारे पास अगर सेट हो, ठीक है, और उसके अंदर अगर कुछ ऑपरेशन हम लगाया जा रहा है तो ऑपरेशन के हिसाब से हम क्या बता सकते हैं कि उसके अंदर एक आइडेंटिटी है। अगर देखो हमारे पास कोई z कोई इंटीजर्स का हमारे पास सेट है और इसके अंदर अगर मैं प्लस का ऑपरेशन लगा रहा हूं तो इसके अंदर आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी जिसे बोलते थे छोटी क्लास के अंदर, दैट इज 0। अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं वो होता है 1। यानी अगर हमारे पास ये z इंटीजर था तो अगर मैं प्लस का ऑपरेशन लूं तब एक आइडेंटिटी आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लूंगा तब हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ एक आइडेंटिटी आ रहा है, दैट इज 1। तो यानी कोई भी हमारे पास जो सेट होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो, और जब भी उस एलिमेंट के साथ अगर करवाई जाए, देखो प्लस वाला तो काफी बार ले लिया, मल्टीप्लाई का ले लेता हूं। जैसे देखो कि कोई हमारे पास कोई भी देखो इंटीजर है तो -1 है, वो भी z के अंदर बिलोंग करेगा, और मल्टीप्लाई के रिगार्डिंग इसका जो आइडेंटिटी होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी इस z के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, z के अंदर बिलोंग करता है। अब अगर इनके अंदर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो -1 ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई 1, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, -1। यानी जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट था वही हमारे पास क्या आ रहा है, एज ए रिजल्टेंट आ रहा है। ठीक है, अगर यही अगर मैं प्लस के लिए लेता तो हमारे पास भी क्या आता है, रिजल्ट वो का वो जो आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट है वो आ जाता। ठीक है, तो ये बात यहाँ थोड़ी समझने की है। जैसे देख लो, अगर कोई 3 एलिमेंट अगर जी के अंदर बिलोंग कर रहा है और इस जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, और 0 क्या होगा, प्लस के रिगार्डिंग आइडेंटिटी होगा इसके अंदर, तो 0 भी जेड के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसके अंदर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं 3 + 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, यानी जो एलिमेंट था वो का वही आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारे पास आइडेंटिटी को चेक करने का तरीका होता है। तो देखो इसके अंदर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसके अंदर कि कोई हमारे पास ए एलिमेंट है, जैसे वो -1 और 3 हुआ था ना, उसी तरीके से ए एलिमेंट है जो कि जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, और एक आइडेंटिटी है। जैसे मल्टीप्लाई के लिए तो 1 था, प्लस के लिए वो हमारे पास 0 था, तो उसी तरीके से एक आइडेंटिटी हमारे पास ई जो कि जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। इन दोनों के लिए अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं ए स्टार ई, तो वो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास वो का वही एलिमेंट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और अगर मैं इनका ऑर्डर अगर चेंज करूं यानी ई स्टार ए करूं तो भी हमारे पास रिजल्ट है वो क्या आएगा, यानी समझे नहीं, 1 × 3 करूं या 3 × 1 करूं तो रिजल्ट तो 3 आएगा ना हमारे पास। तो उसी तरीके से यही है, और सभी के लिए ए और ई बिलोंग करेगा जी के अंदर। ठीक है, लास्ट में एक डाल सकते हो स्टेटमेंट की जो ई है वो हमारे पास क्या है, एज ए आइडेंटिटी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इनवर्स के लिए, ये भी थोड़ा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे बार बार मेरे को बताना ना पड़े, क्योंकि सभी में यही चीजें आएंगी, यही चीज हम 4 चीजें प्रूव करते हुए चलेंगे। ठीक है, इनवर्स के लिए हमारे पास क्या रहता है, देखो हमारे पास कोई, यही ले लेता हूं जेड, हमारे पास कोई सेट है, हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले लेता हूं एक, ठीक है, और कोई एक एलिमेंट है हमारे पास, देख लो कि 1। ठीक है,
अब दूसरा ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई 2 एक एलिमेंट है जो कि इस जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले बताओ इस 2 का अगर इनवर्स निकालना है, जिसे छोटी क्लास के अंदर हम रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते थे, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो 1/2 भी एक देखो हमारे पास क्या होती है वैल्यू 0.5, यानी इंटीजर है, वो भी क्या करेगा जेड के अंदर बिलोंग करेगा, यानी 1/2 है वो भी क्या बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर। और इस z के मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी होगा वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई के लिए 1, यानी जो 1 है वो भी क्या बिलोंग करेगा z के अंदर। अब अगर हमारे पास एलिमेंट की और उस इनवर्स एलिमेंट की आपस में अगर इनके लिए ऑपरेशन लगाऊं तो रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, देन ही वो इनवर्स की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखो जैसे ये हमारे पास टू एलिमेंट था, ऑपरेशन क्या था मल्टीप्लाई, इनवर्स क्या था इसका 1/2, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है रिजल्ट 1, यानी आइडेंटिटी आ रहा है ये। तो यही हमें चीज इसके अंदर देखनी होती है। तो देखो इनवर्स एलिमेंट के लिए क्या रहेगा, हम इसके अंदर लैंग्वेज टाइप में कैसे लिखेंगे पेपर के अंदर, मान लो कि कोई ए एलिमेंट है जो कि जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ई कोई एक आइडेंटिटी है जो कि बिलोंग के अंदर कर रहा है। आइडेंटिटी को हम लास्ट में लेके आते हैं, एक बार यूं ही रख लेता हूं कि ए एलिमेंट है जो कि जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, अपने आप आ जाएगा आइडेंटिटी तो, ठीक है। और मान लेता हूं कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, अभी पता नहीं है ना हमें, तो हम लेट कर लेते हैं, एक बार लेट ही कर रहे हैं कि जो बी है वो हमारे पास इनवर्स है ए का, बी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी इसका मीन हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है बी के। अब इनके लिए ऑपरेशन लगाता हूं, यानी इसका मीन हो गया ए स्टार ए इनवर्स, ठीक है। तो इसे अब जब कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी ए स्टार बी, और अब इनवर्स की उस एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी अभी बताया था ना, हाफ इंटू 2 किया तो 1 आ गया मल्टीप्लाई के लिए। अगर इनका ऑर्डर अगर चेंज करूं, यानी ए इनवर्स स्टार ए करूं, तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, फॉर ऑल ए इनवर्स बिलोंग टू जी, ठीक है। फिर हम यहां से बता सकते हैं कि जो ई है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है। जब ये चार चीजें किसी भी सेट के अंदर अगर ये चार पोस्टुलेट्स अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन उस पर्टिकुलर सेट को उस पर्टिकुलर डिफाइंड ऑपरेशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक ग्रुप है। क्लियर हो गई होगी बात, ये चार पोस्टुलेट्स हमें ध्यान रखने होते हैं, ये तो है ग्रुप के लिए। अब एक आता है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप किसे बोलते हैं, सबसे पहले बात हो रही है ग्रुप की, यानी ये चार पोस्टुलेट्स तो कंफर्म रहेंगे एबिलियन ग्रुप के अंदर, एक नया और इसके अंदर आ जाता है। ध्यान से सुनना, ग्रुप के अंदर तो ये चार ही हैं, और जब एबिलियन करना होगा तब ये चार चीजें तो आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, साथ में एक पांचवी चीज ये और होगी इसके अंदर, पांचवा पोस्टुलेट, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो भी हमें इसके अंदर प्रूफ करके बतानी होगी। तो देखो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगी, 2 into 3 करते हैं या 3 into 2 करते हैं तो बात तो एक ही है। तो सेम इसी तरीके से इसमें समझना है कि मान लो कि कोई ए एलिमेंट है जो कि जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट है जो कि जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी ए स्टार बी करूंगा तो अगर उसका रिजल्ट बी स्टार ए के इक्वल ही आएगा ऑब्वियसली, अगर मल्टीप्लाई और प्लस का ऑपरेशन है, ठीक है। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू जी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये पांच पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन द ग्रुप इज सेड टू बी एबिलियन ग्रुप हो जाता है, ठीक है। चार पोस्टुलेट रहेंगे तो ग्रुप, पांच ये कम्यूटेटिव भी अगर सेटिस्फाई कर देगा तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, एबिलियन ग्रुप बोल देंगे। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश की है मैंने, आप इसे नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहां तक आई थिंक समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप की, प्रॉपर्टीज ना बोल के अगर मैं थ्योरम्स बोलूं तो वो भी सही रहेगा। देखो दो ऐसी थ्योरम है, छोटी छोटी थ्योरम्स है, कोई ज्यादा बर्डन वाली भी नहीं है, बड़ी बड़ी थ्योरम ऐसी बात नहीं है, छोटी छोटी थ्योरम्स है, और काफी बार 2 से 4 मार्क्स के बीच के अंदर पूछ लेते हैं कभी कभार पेपर के अंदर। तो देखो अभी हमने बात की थी कि जो आइडेंटिटी है किसी भी ग्रुप के अंदर वो यूनिक होता है। अभी मैंने बताया था कि जो ग्रुप रहेगा उसके अंदर आइडेंटिटी अकेला ही रहेगा, पहले तो वो चीज प्रूफ करते हैं, और इनवर्स भी अकेला रहता है, वो इन दो, यही दो थ्योरम है हमारे पास, इनको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो देखो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले जो थ्योरम्स है, सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट लिखते हैं, देन उनको कैसे प्रूफ करके आना है पेपर के अंदर, वो चीजें बताता हूं। देखो जो पहली जो थ्योरम है हमारे पास, या पहली प्रॉपर्टीज ही बोल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप।
प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। देखो पहले आइडेंटिटी वाली ले लेता हूं। तो देखो जो स्टेटमेंट है इसकी वो ये है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ the identity element of group G, identity element of group G is unique। वो क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप के लिए यूनिक होगी। यानी इसने पहले तो हमें ये बता दिया है कि जो एक ग्रुप है, ठीक है, यानी ग्रुप की तो बात कर ही रहा है, ये सीधी सी बात है। यानी वो चार पोस्टुलेट्स ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं। हमें तो ये चीज प्रूव करनी है कि यूनिक अकेला रहता है, यानी कोई 15-20 नहीं रहते हैं, सिर्फ अकेला ही रहता है। तो वो चीज देखो कैसे प्रूव करेंगे अपने। सबसे पहले हम इसके अंदर जो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ग्रुप है, लेट G स्टार बी अ ग्रुप। ये एक हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया कि एक हमारे पास ये ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर हमारे पास कोई दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट E1 और E2 बिलोंग टू G। और E1 और E2 हमारे पास क्या है कि दो कोई आइडेंटिटी का काम कर रहे हैं, ये हमने मान लिया है, ठीक है, वो हमारे पास G के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। हमें तो ये प्रूव करना है इसके अंदर कि जो हमारा मोटिव है टू प्रूव, वो हमारे पास ये है कि जो E1 और E2 की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल रहे। देखो साथ साथ क्या है कि नोट डाउन करते रहना, यूं नहीं कि एक आप जैसे मूवी वगैरह देखते हो तो मोबाइल पास में रख लिया और एज ए मूवी की तरह देख रहे हो कि यहाँ देखने से हो जाएगा, देखने से नहीं होगा। ये थोड़ा क्या है कि ग्रुप थ्योरी वाला कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट है। एक तो अपने जैसे मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे हम कैलकुलस वगैरह करते हैं, तो एक हमने जैसे पर्टिकुलर मेथड देख लिया तो उसके फिर क्वेश्चंस होते हैं तो हम कर सकते हैं, फिर आप वीडियो पॉज करके आराम से कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा ऐसा ही टॉपिक है ये कि आपको जब तक आप इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप 3 से 4 बार इसके अंदर नहीं करोगे तो आपके माइंड में वो चीजें फिक्स ही नहीं होगी। थोड़ा है ही ऐसा ये टॉपिक, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये नंबर एनालिसिस वाले ये थोड़े टॉपिक यूं ही है एब्स्ट्रैक्ट वाले। तो थोड़ी आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहें और साथ साथ में प्रैक्टिस भी अपनी कंटिन्यू रखें, ठीक है। देखो हमने जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है कि E1 और E2 आपस में इक्वल है। तो देखो हमने कंसीडर कर लिया है कि E1 और E2 G के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं कि जो E है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, लेट E1 इज आइडेंटिटी ऑफ G, ठीक है। आइडेंटिटी हमने एग्जिस्ट कर ली है, तो फिर हमारे पास जो E2 होगा वो क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, इज एलिमेंट ऑफ G। वो हमारे पास क्या एलिमेंट है, G का। जो E1 आइडेंटिटी वो हम मान लेते हैं कि E2 की आइडेंटिटी है वो, ठीक है। अभी हम ये मान लेते हैं कि वो E2 की आइडेंटिटी है, क्योंकि देखो जो आइडेंटिटी है वो तो अकेली होगी सिर्फ, वो हमने मान लिया कि जो एक E2 एलिमेंट है ना इसके अंदर उसकी आइडेंटिटी E1 है। तो अब देखो इसके लिए ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन क्या है हमारे पास, स्टार, यानी E1 स्टार अगर मैं E2 करूंगा, देखो E1 तो हमारे पास क्या एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो मल्टीप्लाई दिमाग में ले आया करो। और मल्टीप्लाई का क्या होता है, आइडेंटिटी 1, तो 1 इंटू E2 करोगे, यानी E1 तो आइडेंटिटी है, यानी 1 इंटू E2 किया तो रिजल्ट क्या आ गया, E2। और इसका अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, फॉर ऑल E1 एंड E2 बिलोंग टू G। ये हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसका अपोजिट ले लो कि अब हम लेट कर लेते हैं कि जो E2 है वो आइडेंटिटी है, E2 इज आइडेंटिटी ऑफ E1। E1 की आइडेंटिटी है, और जो हमारे पास E1 होगा, आपकी बात E2 आइडेंटिटी है तो E1 क्या होगा, एलिमेंट होगा, एंड E1 इज एलिमेंट ऑफ G। E1 इज एलिमेंट ऑफ G। अब इसके अंदर ऑपरेशन लगाओ, यानी इसका मीन क्या हो गया, E2 स्टार E1। E2 तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इंटू E1 करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, E1। और इसका अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फॉर ऑल E1 एंड E2 बिलोंग टू G। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से हम कंपाइल करें बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, हम यहां से क्या बता सकते हैं कि E1 और E2 आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लास्ट में एक स्टेटमेंट भी लिख देना है कि आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक, ठीक है। यानी G के अंदर जो हमारे पास जो ग्रुप है उसके अंदर अकेला ही आइडेंटिटी रहता है, कोई 15, 20, 40 नहीं रहते उसमें, ठीक है। तो ये हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है ग्रुप की, ये साथ में मैंने एक्सप्लेन भी कर दी और साथ में इसका प्रूफ भी बता दिया। बाय चांस पेपर में पूछ ले तो आप इसी तरीके से पेपर के अंदर करके आए।
नोट डाउन कीजिए इसे या स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे हिसाब से तो लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा स्क्रीनशॉट से। तो आई थिंक लिख लिया होगा। अब देखो आगे जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है ग्रुप की वो डिस्कस करते हैं। देखो जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो हमारे पास है इनवर्स के लिए मैंने बोला था। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है स्टेटमेंट जैसे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी हैज यूनिक इनवर्स, यानी इनवर्स वह वो भी यूनिकनेस शो करेगा। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं कि इनवर्स भी यूनिक कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप बोला है तो यानी ग्रुप तो रहेगा ही। इसका देखो प्रूफ कि सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। एक हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक है, एक हमारे पास ग्रुप है। अब देखो ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी भी होगा, एलिमेंट भी होंगे, और एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा। तो वो लिख लेते हैं अपने इसके अंदर। मान लो कि हमारे पास कि ए एक एलिमेंट है जो कि जी के अंदर आ रहा है। ई हमारे पास मान लेते हैं कि आइडेंटिटी है, ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, वो हमारे पास जी की आइडेंटिटी है। और इनवर्स हम दो लेके चल लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करनी है यूनिकनेस। तो हम मान लेते हैं कि लेट B1 एंड B2 आर इनवर्स ऑफ ए। वो हमारे पास जो B1 और B2 है वो इनवर्स है किसके, ए के। जो हमारा मोटिव है इसके अंदर जो प्रूव करना है हमें वो ये चीज करनी है कि जो B1 और B2 है वो हमारे पास क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये चीज हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। क्लियर हो गई होगी यहां तक बात कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्या स्टेटमेंट है, क्या हमें प्रूफ करना है। तो देखो अब ऑपरेशंस लगाने और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले देखो जो B1 एलिमेंट लिया इनवर्स वाला, उसकी अगर मैं ए के साथ अगर मैं मैपिंग करूं या ऑपरेशन लगाऊं इसके अंदर, जो ए है वो हमारे पास एलिमेंट है और इस एलिमेंट का इनवर्स ये है। तो इनवर्स की और एलिमेंट की आपस में ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी आएगा। मैंने क्या बोला है कि जब भी ऑपरेशन लगाना हो तो मल्टीप्लाई दिमाग में ले आया करो। मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी 1 और उसका ये आपको इनवर्स ले लेना है कोई दूसरा। तो वो हमारे पास देखो अगर कोई मान लो कि 3 एलिमेंट है, इसका इनवर्स क्या होगा 1/3 होगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन दिया तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1 1 क्या होता है आइडेंटिटी। तो बस सीधा सा दिमाग लगा लेना है मल्टीप्लाई वाला, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारे पास बात आएगी आइडेंटिटी वाली। ठीक है, फॉर ऑल ए एंड B1 बिलोंग टू जी। ठीक है, ए और ई लिखना है क्योंकि ए तो इसी से, जो बी है तो वो ए से ही आएगा। ए एंड ई बिलोंग टू जी। ठीक है, इसे मार्क कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अगर B2 के लिए भी करूं तो भी यही चीज रहेगी, यानी B2 स्टार ए तो भी आइडेंटिटी आएगा क्योंकि इनवर्स ही है ए का। और इसका अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर ऑल ए एंड ई बिलोंग टू जी, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगा दिया इन इनवर्स का, अब लगाते हैं आइडेंटिटी के साथ। तो देखो अगर B1 की अगर हम आइडेंटिटी के साथ अगर ऑपरेशन लगाए, आइडेंटिटी 1 की उससे करोगे तो वो का वही एलिमेंट आ जाएगा। तो क्या आ रहा है B1 स्टार ई किया तो हमारे पास B1। अगर इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और क्या आ जाएगा B1 ई बिलोंग टू जी। फॉर ऑल B1 और ई बिलोंग करेगा जी के अंदर। B2 के लिए करोगे तो सेम यही चीज आ जाएगी, यानी B2 इज इक्वल टू में ई स्टार B2 फॉर ऑल B2 एंड ई बिलोंग टू जी। ये आ गई थर्ड इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे इस थर्ड या फोर्थ इक्वेशन को ले लेता हूं। मान लो कि इस थर्ड इक्वेशन को ले लिया, ये क्या दे रखा है B1 स्टार ई, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है। B1 स्टार ई किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, B1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो आइडेंटिटी है सेकंड इक्वेशन से वो हमारे पास क्या है B2 स्टार है, यानी ई की वैल्यू या तो ये रख सकते हो या ये रख सकते हो, वो मर्जी है हमारी। तो मान लो कि ये हम ई की वैल्यू रखते हैं तो स्टार ई की प्लेस पे क्या आ जाएगा B2 स्टार ए इज इक्वल टू में क्या चल रहा है B1। अब अगर ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी ये शो करेगा। तो इसका मीन हो गया कि अगर मैं B1 स्टार ए करूं या अगर स्टार B2 करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो किसके इक्वल आएगा B1 की रहेगा। ठीक है, अब B1 स्टार ए देखो हमारे पास किसके इक्वल था, आइडेंटिटी के, तो ये तो बन गया आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी स्टार E2, आइडेंटिटी की
B2 के साथ ऑपरेशन लगाओगे तो आइडेंटिटी के साथ कुछ भी ऑपरेशन लगाओगे तो वो का वही एलिमेंट आ जाएगा, यानी B2 इक्वल में आ गया B1। यही चीज हमें क्या करनी थी, इसमें प्रूफ करनी। आ गई होगी बात समझिए। ये हमने छोटी छोटी जो थ्योरम्स थी इनका प्रूफ कभी कभार पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, तो ये हमने इनका प्रूफ भी हाथों हाथ साथ में देख लिया। तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए या इसका इन स्क्रीनशॉट साथ में लीजिए। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और हैं, उनका प्रूफ तो नहीं है, बस समझनी है आपको क्या है कि कुछ लॉज हैं इसके अंदर, जैसे कैंसिलेशन लॉ हो गया, जनरलाइजेशन लॉ हो गया, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, वो अब हम इसके अंदर चीजें देखने वाले हैं। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। आगे देखो, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, ग्रुप के अंदर ये। अब ये क्या है कि इनका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, ये बस आपको समझने हैं, क्योंकि ये चीजें बार बार आपके काम आएगी। जैसे कोई भी ग्रुप थ्योरी है ना, जैसे ग्रुप थ्योरी के अंदर आपके सब ग्रुप रहेगा, साइक्लिक ग्रुप रहेगा, कोसेट्स रहेंगे, क्यूसेंट ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है, तो हर जगह यही कैंसिलेशन लॉ, जनरलाइजेशन लॉ यूज होंगे। तो बार बार समझाने से अच्छा है कि प्रॉपर्टीज के साथ में इसे कवर कर लिया जाए। देखो थर्ड जो हमारे पास है वो है कैंसिलेशन लॉ। देखो कैंसिलेशन लॉ किसे बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है, वो पोपटलाल वाला नहीं है कैंसिल, इसके अंदर की हर चीज कैंसिल। हाँ, एक डायरेक्शन के अंदर देखें तो वही काम करेगा कैंसिल वाला, यानी कुछ को कट कर देगा बस ये, ठीक है। देखो कैंसिलेशन लॉ के अंदर हमारे पास दो रहते हैं, एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यानी लेफ्ट से कैंसिल करना है। बस पोपटलाल के पास वो लेफ्ट राइट नहीं रहता है, वो सिर्फ उसका एक रहता है कैंसिल। यहाँ ग्रुप थ्योरी के अंदर दो है, एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन है और एक राइट कैंसिलेशन लॉ है, ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ देखते हैं इसके अंदर, जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या है कि हमारे पास कोई भी लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप है और वो उसके लिए जो ऑपरेशन लगा हुआ है वो स्टार है, यानी जी स्टार एक हमारे पास क्या एक ग्रुप है, ठीक है। एक हमारे पास ग्रुप है, अब ग्रुप है तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी रहेंगे, तो ए बी सी कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर हम लाई कर रहे हैं। तो मान लो कि अगर एक जगह ए स्टार बी है और वो अगर इक्वल आ रहा है हमारे पास ए स्टार सी के, ऐसा जब भी आपके पास कंडीशन आ जाएगी, अब ये मैंने यूं ही नॉर्मली ली है एक बार, क्योंकि ये जगह जगह काम आएगी, हमें कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। अब यहां आप देखो कि जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, यानी ए और ए यानी सेम एलिमेंट है। तो जब भी ऐसी आपके पास कंडीशन अराइज हो जाएगी, देन हम क्या बता सकते हैं, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम बता सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से जो बी होगा वो सी के इक्वल होगा, यानी जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है ए वो आपस में बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे देखो राइट कैंसिलेशन लॉ, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं राइट वाले कैंसिल हो जाएंगे। मान लो कि यूं लिखा हुआ है ए स्टार बी और वो इक्वल है हमारे पास डी स्टार बी के, ये मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है। तो अब यहां देखोगे जो राइट वाले एलिमेंट है बी वो सेम है, यानी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मीन क्या हो गया कि जो ए है वो डी के इक्वल रहेगा, कन्फर्म है ये बात, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है और एक राइट कैंसिलेशन लॉ होता है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी देखो ग्रुप की, दैट इज जनरलाइजेशन लॉ। जनरलाइजेशन लॉ बिल्कुल जनरलाइज का हिंदी में क्या मीन होता है कि उसे जनरल फॉर्म के अंदर लिखना, जैसे हम एपी वगैरह जीपी एचपी वगैरह के अंदर लिखते हैं ना जिसके जनरल फॉर्म में, तो सेम उसी तरीके से यही है जनरलाइजेशन फॉर्म लॉ जिसे बोल दिया जाता है। मान लो कि हमारे पास कोई एक ग्रुप है जी स्टार एक हमारे पास क्या एक ग्रुप है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और इस तरीके से एलिमेंट आ रहे हैं, देख लो कि ए स्टार बी स्टार सी और स्टार, और इस तरीके से एलिमेंट आ रहे हैं बहुत ज्यादा, और एक्स एलिमेंट आ रहे हैं। और फिर अगर आपको बोले कि इसका इनवर्स निकालो, ठीक है, तो अब इसके अंदर इनवर्स कैसे निकलता है, यूं नहीं निकलता कि पहले ए इनवर्स आ जाएगा, बी इनवर्स, सी इनवर्स, पीछे से स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स स्टार और बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर स्टार बी स्टार ए आ जाएगा, सॉरी बी इनवर्स और ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। यानी आगे से स्टार्ट नहीं करके आपको कहां से स्टार्ट करना है, बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करना, और ऑपरेशन चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा। क्लियर है ये बात, इसे बोलते हैं जनरलाइजेशन लॉ। इससे ऊपर वाला है हमारे पास कैंसिलेशन लॉ। आगे हम देखते हैं कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो चैप्टर था हमारा ग्रुप, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रहा है दैट इज ऑर्डर, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर के, ठीक है, ग्रुप के। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से इसे।
चलिए आगे देखिए, इसके अंदर ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि ऑर्डर ऑफ किसे बोला जाता है। सबसे पहले ऑर्डर का तो मीन हो गया कि कोई भी हमारे पास अगर ग्रुप है, कोई ग्रुप है और उसके अंदर अगर कोई n एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर होगा वो हमारे पास n आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज ये रहती है ऑर्डर के अंदर कि कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती ऑर्डर की, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए आता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन दे देगा और उसके लिए पूछेगा कि ऑर्डर कैलकुलेट करो इसके लिए, ठीक है। तो कोई भी अगर हमारे पास n एलिमेंट है किसी ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा n के इक्वल। और जो ऑर्डर के अंदर एक आइडेंटिटी तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी है तो एक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा आइडेंटिटी का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेता हूं, एक है क्वेश्चन जैसे फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, और क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। और ग्रुप इसने बोल रखा है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, और वो किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, इसके लिए हमें अप्लाई करना है। यानी जो ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई का 5, और ये जो हमारे पास क्या है इसे बोला जाता है मॉड्यूलो 5, ठीक है। और ये हमारे पास एक सेट दे रखा है, ये हमारे पास पूरा एक ग्रुप है, इसके प्रत्येक एलिमेंट की हमें क्या निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है। तो देखो अगर 1 है तो मल्टीप्लाई के लिए तो आइडेंटिटी वही होता है, सबसे पहले इसका अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसका आइडेंटिटी आप एक बार बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो आइडेंटिटी इसका 1 रहेगा, श्योर है। तो सबसे पहले लिख लो कि 1 है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ गिवन ग्रुप, ठीक है। अब देखो 1 की कैलकुलेट करने तो ऑर्डर 1 का तो देखो सिंपल सी बात है 1 ही आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर अप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ऐसे कितनी बार करते जाओगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो उसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 2 का ऑर्डर, ठीक है। अब देखो 2 इंटू मॉड्यूलो 5 इंटू मॉड्यूलो 5, इस तरीके से ये हमारे पास दे रखा है। अब देखो 2 इंटू 2 किया 4, और 4 2 जा 8, ठीक है। अब 8 हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास इसका ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, ये देखो किसके लिए हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए। यानी अगर इस 8 को मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, तो वही कंसिडर किया जाएगा। अब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। तो क्या 3 आइडेंटिटी है क्या हमारा, नहीं है, 1 है। फिर उसके बाद आगे क्या, देखो आगे का और एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 3 15, यानी रिमाइंडर आ गया 1, और वो 1 ही हमारे पास आइडेंटिटी है। तो यानी जो हमारे पास जो 2 का ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, तो वो हमारे पास 2 का ऑर्डर आ गया 4 आ गया। अब देखो 3 के लिए तो ऑर्डर 3 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 मॉड्यूलो 5 इंटू 3, तो ये क्या आ गया 3 3 जा 9। जैसे ही 9 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो जो इसका रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 4, तो ये कंसिडर नहीं होगा, ये भी कंसिडर नहीं होगा यहाँ। फिर आगे का और एलिमेंट लेके देख लो भाई, ठीक है। तो कितना हो गया 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 27 को जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25, तो क्या आ गया रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहे हैं। तो रिमाइंडर 2 ये भी नहीं आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। आगे का और लेते चलते रहो इस तरीके से ये। फिर क्या आ गया 3 की पावर 4 81। तो 81 को जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे, 81 को 5 से आपने जैसे ही डिवाइड किया तो 31 आ गया ये, और 5 6 जा 30, यानी रिमाइंडर इसके अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि क्या है आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो भैया 3 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 1 2 3 4 4 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 4 का भी निकालना है क्या, 4वें एलिमेंट का, तो वो कैसे आएगा, 4 इंटू 4 किया तो 16। तो इसके लिए तो यही है, यानी जो 4 का ऑर्डर होगा वो हमारे पास भैया क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 का जो एलिमेंट था, यानी जितने भी एलिमेंट थे उन सब का ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे इसका पूछ सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आता इसका ऑर्डर निकालने का, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे समझ आ जाए। जैसे मान लो कि एक बार हम प्लस वाला और ले लेते हैं इसके अंदर, देख लो जैसे यहाँ अगर ये प्लस वाला लगा दूं तो हम कैसे करके आएंगे, ठीक है। यही अगर हमारे पास सेट है तो कैसे करेंगे, तो एक बार आप ये नोट कर लो यहाँ मल्टीप्लाई वाला। अब ये प्लस वाला और समझा देता हूँ इसमें।
अब प्लस वाला है, देखो अब प्लस वाले के अंदर हमें किस टाइप से करना है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 इनके लिए हमें बताना है। तो आप देख लो जो गिवन ग्रुप है उसके लिए ऑपरेशन क्या है प्लस का, और प्लस वाले के लिए जो आइडेंटिटी होता है वो हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। तो आप देखो सबसे पहले 1 का कैलकुलेट करेंगे, तो 1 का देखो कैलकुलेट करेंगे, वही केस है कि डिवाइड 5 करेंगे, रिमाइंडर आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। देखो सबसे पहले 1 का निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ 1, तो वो आ जाएगा 1 प्लस मॉड्यूलो 1, तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आ रहा, डिवाइड ही नहीं हो रहा अभी तक तो ये, ठीक है। 3 4 और 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यानी जो ऑर्डर ऑफ 1 है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से 2 का ऑर्डर देखो, 2 के लिए निकालेंगे तो 2 प्लस 2 हो गया 4, डिवाइड नहीं हो रहा अभी तो, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 4 6, 6 को आप डिवाइड करोगे तो 5 से, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, अब की बार क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर उसके बाद आगे लिया 2 4 6 8, अब भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ 10, तो 10 5 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी ऑर्डर जो 2 का है वो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखो इसी तरीके से 3 का निकालते हैं, तो 3 का क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, नहीं हो रहा, 3 9, फिर उसके बाद 9 और 3 क्या 12, 12 भी 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 12 और 3 क्या हो गए 15, और 15 को 5 से करोगे तो 5 दिया 15, यानी बिल्कुल सही है। तो यानी जो ऑर्डर ऑफ 3 है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 5, ठीक है। अब 4 का निकालते हैं, तो 4 निकालेंगे तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, डिवाइड नहीं हो रहा 5 से कंप्लीटली। फिर उसके बाद 8 4 12, नहीं हो रहा, और 12 और 4 कितने हो गए 16, अभी भी नहीं हो रहा, 16 और 4 किए तो कितने हो गए 20, हाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा 20, तो जो ऑर्डर ऑफ 4 है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारे पास ऑपरेशन है उसका पहले आइडेंटिटी लिख लेना है, और उनके लिए वो ऑपरेशन लगाते रहना है, और डिवाइड करने पे उस मॉड्यूलो के लिए जब उस मॉड्यूलो को हम डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर उसका आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, वही हमारे पास रिजल्ट आता है ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि ऑर्डर किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है कॉन्सेप्ट से। अब हम इसके ऊपर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो आपको मैं यहाँ करवा देता हूँ, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए और एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और काफी बार पेपर के अंदर आ रखे हैं, यानी ये मैंने अगर जो प्रीवियस ईयर चेक किया है तो ये दूसरे वाला तो 2 से 3 बार रिपीट भी हो रखा है, तो यानी ये दूसरे वाला तो आप स्टार लगा के भी कर सकते हो, पुराने पेपरों में चेक करोगे तो ये आपको मिलेगा क्वेश्चन, पहले वाला भी आ सकता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसने क्या बोला है, देखो 1 शॉट वीडियो है, तो 1 शॉट वीडियो के अंदर तो आप समझते हो कि पूरा जो है वो तो नहीं कवर किया जा सकता, यानी कुछ वही कवर किया जा सकता है, यानी कॉन्सेप्ट तो मैं पूरा बताऊंगा लेकिन क्वेश्चंस वो करवाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे तो कितने ही करोगे तो वो तो मतलब नहीं है कोई, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है यानी एग्जाम से जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे टाइप के क्वेश्चन है वही करवाए जाएंगे, क्योंकि आगे डिफरेंशियल इक्वेशन उनकी भी वीडियोस अपलोड करनी है तो काफी बड़ी हो जाएगी मेरे लिए, ये हेक्टिक प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाए जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो इसने क्या बोल रखा है कि कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप जी का है और इस तरीके से कि जो ए स्क्वायर अगर किया जाता है किसी एलिमेंट का स्क्वायर तो वो आइडेंटिटी आ जाता है, और प्रूफ करना है कि जी एक एबिलियन है। बहुत अच्छे टाइप का सवाल है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप करोगे तो सीधा नहीं हो पाएगा आपसे ये, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है कि कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास ग्रुप जी का, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन दे रखा है इसने वो क्या दे रखा है, लेट ग्रुप, या मान लो कि हमारे पास जो लेट जी बी अ ग्रुप, एक हमारे पास ग्रुप है और सच दैट, और इस तरीके से दे रखा है कि जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, जो हमें प्रूफ करना है। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है कि जी एक अबिलियन है। अब एबिलियन ग्रुप कब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो ग्रुप सेटिस्फाई करे वो एबिलियन है, यानी यहां तक की अगर बात करें वो क्या कर रहा है, 4 पोस्टुलेट वो फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। एबिलियन की बात करें नहीं कम्यूटेटिव है, अब कम्यूटेटिव अकेले एलिमेंट के लिए तो हो नहीं सकता, यानी कहीं ना कहीं 2 एलिमेंट होंगे, मान लो कि ए और बी है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि अगर ए बी इज इक्वल टू में बी ए आ जाए, यही कम्यूटेटिव होता है, तो हम बता सकते हैं कि सो जी इज एबिलियन। तो यहां मैं पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं कि हमें जो प्रूफ करना है जी इज एबिलियन, जी इज एबिलियन, दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर ए बी को हम बी ए के इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा एबिलियन शो हो सकता है, ठीक है। अब देखो प्रूफ करते हैं इसके लिए,
देखो सबसे पहले आप देखो अबेलियन के लिए हमने कितने एलिमेंट लिए हैं, 2 एलिमेंट लिए हैं, तो बेसिकली हम जो ग्रुप है उससे भी 2 एलिमेंट लेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग टू जी एंड बी बिलोंग टू जी। और देखो क्या है कि स्क्वायर किया गया है, यानी इसका मीन क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के, यानी बेसिकली इसका भी जो रिजल्ट होगा वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अब देखो इसको अगर ए बी का होल स्क्वायर है तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। इन दोनों को कंपाइल कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, बी ए और ये आ गया बी बार इज इक्वल टू में आइडेंटिटी। लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड तो मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं और राइट साइड में बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखना मजेदार क्या चीज होगी इसके अंदर, लेफ्ट साइड मैंने ए से कर दिया और राइट साइड मैंने कर दिया बी से, तो अब यहां भी होगा। अब बाकी वाली अंदर वाली चीज एज इट इज एज आ जाएगी, यानी ये ए का ए आ गया, बी ए आ गया और बी आ गया, और यहाँ ये राइट साइड मैंने बी से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, ए से, बीच वाला ये का ये आ गया, और राइट साइड किससे मल्टीप्लाई किया, बी से ये आ गया। ठीक है, अब देखो ए इंटू ए हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और ये आ गया हमारे पास बी ए, और बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए आइडेंटिटी बी आ गया। आइडेंटिटी से इसका रिजल्ट करेंगे तो वो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी ए इंटू में क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अगर हमारे पास अगर ए एलिमेंट था उसका हमने स्क्वायर किया तो वो किसके इक्वल आ रहा था, ए के। अभी तक हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर बी ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया ए बी। तो यहां से आप देखो एक बार कि अगर ए स्क्वायर अगर ई के इक्वल है, यानी अगर ए एलिमेंट लाई कर रहा था तब इसका रिजल्ट ये है, अगर बी लाई करेगा तो बी स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू बी ए इंटू में क्या हो गया, आइडेंटिटी इज इक्वल टू में ए बी। आइडेंटिटी से करोगे तो वो का वही आ जाएगा, यानी बी ए इज इक्वल टू में क्या हो गया, ए बी। तो ये चीज हमने शो कर दी है जो हमें करनी थी। तो हम यहां से क्या बता सकते हैं, सो जी इज एबिलियन ग्रुप। तो हमारा जो ग्रुप है वो क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया। बिल्कुल सिंपल टाइप के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप इसी टाइप से पेपर के अंदर लिख के आना, करो नोट इसे। आई थिंक हो गया होगा नोट। देखते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन। देखो दूसरे वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो मैं पढ़ा ही रहने देता हूँ इसके अंदर। देखो क्या बोला इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ जी। अगर कोई भैया मान लो कि ए और बी हमारे पास कोई एलिमेंट है ग्रुप जी के, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि जी एक अबिलियन है, और इस तरीके से है कि जो ए बी का स्क्वायर है, पहले तो आइडेंटिटी आ रहा था, अब आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है इसके रिगार्डिंग जो जी होगा वो एबिलियन होगा। पहले इसके रिगार्डिंग हमें प्रूफ करना था जी एबिलियन है, ठीक है। तो डिफरेंस करते हुए इसके अंदर साथ साथ में चलना है इसके अंदर। तो प्रूफ करना है इसके अंदर हमें ये कि जो जी है एक हमारा एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन ग्रुप के लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई दो एलिमेंट है हमारे पास, तो नहीं इसका मीन होगा कि जो ए बी है वो किसके इक्वल आएगा, बी ए के इक्वल आएगा। अब इसके अंदर ध्यान से समझना है, एक आपने 10th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर्स का, और रियल नंबर के अंदर आप इरेशनल नंबर का प्रूफ करते थे, जैसे √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 वाला याद होगा आपको, एक बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। तो वहां आप उसको कैसे प्रूफ करते थे, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते थे, विरोधाभासी तरीका जिसे बोलते हैं, यानी √5 इरेशनल। हमें पता है कि √5 इरेशनल है क्योंकि ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, वो इरेशनल होता है, हमें पता है, फिर भी हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें क्या है कि ये हमें पता है कि ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो भी हमें इसके अंदर क्या करना है कि एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो हम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, उसका उल्टा ले लेते हैं। अब यहां हम क्या करेंगे कि हम मान नहीं लेंगे पहले कि ये जो जी है वो हमारे पास एबिलियन ग्रुप है पहले से, फिर हम उसका कन्वर्स ले लेंगे तो हमारा बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसके अंदर प्रूफ के अंदर देखो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट G इज एबिलियन ग्रुप। हमने ये मान ही लिया, पहले जो प्रूफ करना ना उसको हमने लेट ही कर लिया कि वो हमारे पास क्या एक एबिलियन ग्रुप है। अगर ये एबिलियन ग्रुप है तो इसका मीन क्या हो गया कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो जो हमें करना था वो क्या किसके रिगार्डिंग है, ए बी का स्क्वायर। तो इस ए बी के स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो हमें दे रखा है। देखो थोड़ा और अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये
ए स्क्वायर है, इसको मैं 2 बार इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अब आगे देखो, इसको ये भी लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए, और ये आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा यहाँ से बी आ जाएगा। यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखो हमने क्या लेट कर रखा है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। तो यहाँ से मैं ये पुट कर सकता हूँ कि जो ए बी है वो हमारे पास बी ए के इक्वल है, तो ए बी की प्लेस पे आप ये पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए, और ये यहाँ से आ गया बी ए, और ये आ जाएगा यहाँ से बी। यहाँ तक देखो जो ए बी था वो किसके इक्वल हो गया, बी ए के इक्वल हो गया। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या यहाँ से, अगर ये देखो एबिलियन हमने मान रखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मीन हो गया ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, और बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, वो चीज हमने उसी का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया। लेकिन ये पूरा अभी तक नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने उसी को माना था, तो इसका कन्वर्स भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फॉर कन्वर्सली, अब इसका कन्वर्स भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लेके चलेंगे कन्वर्स, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। अब सेपरेटली इसे हम सोल्व करते रहेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इंटू में ए बी इज इक्वल टू में आ गया ए इंटू ए, बी इंटू में बी आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी ए, और ये आ गया यहाँ से बी, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए बी, और ये हो जाएगा बी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देता हूं पहले, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, जैसे ही हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया तो लेफ्ट वाले एलिमेंट हट जाएंगे, यानी क्या आ गया, बी ए इंटू के अंदर बी इज इक्वल टू में ए बी इंटू में क्या आ गया, बी। राइट कैंसिलेशन लॉ यूज कर लो, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो जैसे राइट कैंसिलेशन लॉ लगाओगे तो ए बी इज इक्वल टू में क्या आ गया, बी ए। अगर ए बी इज इक्वल टू में बी ए आ गया तो हमारा जो मोटिव था वो प्रूफ हो गया, कि हमें जो प्रूफ करना था वो क्या था, कि ग्रुप है एक हमारे पास, वो एबिलियन ग्रुप है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक ये। तो अच्छे टाइप का सवाल है ये, काफी बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। पहले भी मैंने आपको बोला था कि ये जो ग्रुप थ्योरी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पार्ट है वो प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, अब आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो किस लेवल का आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि किस टाइप का डिफरेंस है इनके अंदर। तो यानी आपको लिखना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस भी साथ साथ में इसकी करनी पड़ेगी। इसे नोट डाउन करो। देखिए आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी सीरीज के अंदर लीजिए। जो ग्रुप है हमारे पास, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट ए बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर m b की पावर m, यानी पहले एलिमेंट इसकी पावर फिर दूसरे एलिमेंट की पावर m, for 3 consecutive integers m, m plus 1, m plus 2 for all a and b belong to G, then show that G is an abelian group। हमें देखो एक ग्रुप दे रखा है कि कोई भी ग्रुप है हमारे पास G, और इस तरीके से दे रखा है 3 इंटीजर्स के लिए, एक तो m इंटीजर के लिए, m plus 1 इंटीजर के लिए और m plus 2 इंटीजर के लिए। हमें प्रूफ करना है कि G एक एबिलियन ग्रुप है। काफी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास, कि एक ग्रुप है, कि G इज अ ग्रुप, कि एक हमारे पास ग्रुप है वो है हमारे पास G, और इस तरीके से है कि ए बी की पावर अगर m करें तो वो हमारे पास आ रहा है a की पावर m, b की पावर m आ रहा है, ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर जो प्रूफ करना है हमें वो क्या करना है, कि टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है कि G एक एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन का ग्रुप का मीन क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एबिलियन ग्रुप आते ही दिमाग में कम्यूटेटिव आ जाना चाहिए, और इसका मीन क्या हो गया, हमें क्या प्रूफ करना है, कि ए बी इज इक्वल टू में बी ए प्रूफ करना है कैसे भी करके, ठीक है। इसका यूज करते हुए देखो इसने क्या बोला है, कि ये जो कंडीशन है 3 इंटीजर्स के लिए आनी चाहिए। एक तो m लगातार चलने वाले इंटीजर, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का मीन हो गया लगातार इंटीजर्स, जैसे 2 3 4 ये लगातार इंटीजर्स है, वैसे m, m plus 1, m plus 2 के m लगातार 3 इंटीजर्स है। तो सबसे पहले अगर हम m के लिए लें, तो यहाँ इसका प्रूफ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। क्या है कि अगर ए बी की पावर अगर हमने m किया तो वो हमारे पास आ रहा है a की पावर m, b की पावर m, ठीक है। अगर मैं दूसरे इंटीजर के लिए लूं m plus 1 के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m plus 1 और b की पावर m plus 1। रूल देखो जो हमें गिवन दे रखा है उसी से, पहला जो एलिमेंट इसकी पावर, दूसरा एलिमेंट इसकी पावर, पहला एलिमेंट इसकी पावर, दूसरा एलिमेंट इसकी पावर, ठीक है। अब क्या है कि ए बी की पावर m plus 2, तो वो क्या आ जाएगा, a की पावर m plus 2 और b की पावर m plus 2।
जो ज्यादा बड़े वाला है उसको ले आओ, इसी से हम प्रूफ करते हैं। तो क्या कंसिडर कर लेते हैं, ए बी की पावर m प्लस 2, क्या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी की पावर m प्लस 1 इंटू के अंदर ए बी, कोई फर्क नहीं है, वही लो। जब बेस हमारे पास सेम होते हैं, एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं, व्हेन बेस आर सेम एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई वी हैव टू ऐड द पावर, तो सेम वही लो इसके अंदर अप्लाई किया मैंने। इसकी पावर m तो करोगे तो m प्लस 2 बन जाएगा अल्टीमेटली। ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा था, a की पावर m प्लस 2 b की पावर m प्लस 2, तो ये इक्वल में किसके आ जाएगा, ये लो अप्लाई कर देता हूँ यहाँ, तो ये किसके रिजल्ट था, इक्वल a की पावर m प्लस 1 b की पावर m प्लस 1 इंटू के अंदर ए बी। देखो a की पावर m प्लस 2 है, इसको भी मैं ब्रेक करके ये लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस 1 इंटू ए, ठीक है। b की पावर m प्लस 2 को भी क्या लिख सकता हूँ, b की पावर m प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू में आ जाएगा a की पावर m प्लस 1 b की पावर m प्लस 1 इंटू के अंदर आ गया ए बी। क्या बोलते हो जी, क्लियर होगा इतना। अब सीधा सा नजर आ गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लो और राइट कैंसिलेशन लो। तो बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लो, इन दो लो से हम क्या बता सकते हैं, देखो a की पावर m प्लस 1 से a की पावर 1 प्लस हट जाएगा और b से b हट जाएगा, तो क्या रहा a और b की पावर m प्लस 1 वो किसके इक्वल आ गया, b की पावर m प्लस 1 और a के। क्लियर होगा यहाँ तक। दोनों साइड a की पावर m से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a की पावर m, तो क्या आ जाएगा, देखो a की पावर m इंटू के अंदर a b की पावर m प्लस 1, इस साइड भी a की पावर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की पावर m प्लस 1 इंटू में a। यहाँ आगे करता हूँ सोल्व, देखो a की पावर m इंटू a, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से a की पावर m प्लस 1 और ये आ जाएगा यहाँ से b की पावर m प्लस 1 और इज इक्वल टू में आ जाएगा a की पावर m b की पावर m प्लस 1 और ये आ जाएगा यहाँ से a का a। इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, ये तो आ जाएगा a की पावर m, इसको भी ओपन कर लेता हूँ a की पावर m और ये आ जाएगा a, फिर यहाँ से आ जाएगा b की पावर m और b इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ से a की पावर m, इसको भी ओपन कर लेता हूँ तो b की पावर m और b और a, ठीक है। यहाँ से देखो अब हम क्या करते हैं कि सारे के सारे मल्टीप्लाई के अंदर है, यानी इनको हम एक दूसरे को सेट कर सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, यानी जैसे a की पावर m और b की पावर m को एक साथ लिख दिया, ए बी को एक साथ लिख दिया, इज इक्वल टू में a की पावर m b की पावर m और ये आ गया b a, ठीक है। लेफ्ट कैंसिलेशन लो यूज कर लेता हूं, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो से हम क्या बता सकते हैं, ये हट जाएगा a की पावर m b की पावर m a की पावर b की पावर m, तो क्या आ गया ए बी इज इक्वल टू में बी ए। क्या हमें यही प्रूफ करना था, जैसे ही ये प्रूफ हो गया तो आप बता सकते हो G इज एन एबिलियन ग्रुप, वो हमारे पास क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। क्या बोलते हो, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो प्रैक्टिस तो इसमें करनी पड़ेगी, थोड़ा हाई कॉम्प्लिकेटेड सा ही पार्ट है ये, बार बार बता दिया मैंने ये, तो इसे आप नोट डाउन करो, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जो आपकी मर्जी हो वो करो। देखो आगे की तरफ जो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, कोई हमारे पास एबिलियन ग्रुप है, उसके ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट्स है, और जो हमें जो प्रूफ करना है इसके अंदर कि b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, और जो n है वो हमारे पास इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखो अब की बार क्या है कि जो हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में से क्वेश्चन किया था, वहां स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था वहां में प्रूफ करना था कि एबिलियन है और वो कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। लेकिन अब इसने एक पर्टिकुलर इंटीजर ले लिया है कि n हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस का माइनस का जीरो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो देखो देखते हैं इसे सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले तो हमारे पास एबिलियन ग्रुप है और जो हमें प्रूफ करना है, सीधा सा लिख देता हूं, जो प्रूफ करना है हमें, जो टू प्रूफ वो कंडीशन है हमारे पास ए बी की पावर n इज इक्वल टू में a की पावर n b की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू z, यानी इंटीजर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब देखो समझने वाली बात है कि जो इंटीजर है वो आपके पास जीरो भी रहता है, पॉजिटिव नंबर्स भी रहते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं। अगर तीन के लिए, अगर हम तीन केस के लिए अगर देख लें कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बता सकते हैं कि ये कंडीशन वैलिड है इंटीजर्स के लिए। तो बस वही चीज करते हैं इसके अंदर।
तो 3 केस बन जाएंगे। यहाँ से सबसे पहला फर्स्ट केस ले लेते हैं, ये आप प्रूफ हेडिंग डाल लेना जो प्रूफ कर रहे हैं ये, ठीक है। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेट n इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल वाले से कर लेते हैं कि अगर ये n हमारे पास 0, तो देखो a b की पावर अगर मैं 0 करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मीन a की पावर 0 और b की पावर 0, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की जो पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास क्या होता है 1, और 1 इन द सेंस हम एबिलियन ग्रुप की बात करें, कम्यूटेटिव है, तो यानी कहीं मल्टीप्लीकेशन लाई करेगा, यानी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी की बात करेगा, ठीक है। और आप यहाँ से बात देख सकते हो कि जो हमारे पास n था वो हमारे पास वो के वही एलिमेंट आ रहे, यानी a की पावर n b की पावर n आ रहा है, तो यानी n इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास ये वैलिड है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं हिंस a b की पावर n करें तो a की पावर n b की पावर n आता है फॉर n इक्वल टू 0 के लिए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ प्रूफ हो गई है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, अगर हमारे पास मान लो कि कोई n है वो अगर पॉजिटिव नंबर है, तो आपने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल इंडेक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन का एक चैप्टर होता था, और वो बेसिकली इसी की बात करता था जो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वहां भी हम 3 केस लेते थे। फर्स्ट केस क्या होता था हमारे पास 1 के इक्वल, फिर दूसरा के, तीसरा k+1 के लिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी हम वही लेके चलेंगे। सबसे पहला इसके अंदर हम ले लेते हैं कि ये लेट हमारे पास जो n है वो अगर 1 के इक्वल आ रहा है, तो देखो a b की पावर 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 b की पावर 1, तो यानी वो हमारे पास क्या आ गया, a b आ गया, यानी वैलिड हो गया। सेकंड इसके अंदर देखो हम ले लेते हैं लेट n इक्वल टू k, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती थी k+1 के लिए, तो इसी की हेल्प से हमें k+1 निकालना होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a b की पावर अगर k मैंने किया तो ये हो गया a की पावर k, b की पावर k हो गया, ठीक है। वैलिड हो रहा है यहाँ भी ये, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बी की पावर k को ए बी की होल पावर k भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। दोनों साइड में क्या करता हूँ, ए बी से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, कि दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए बी से। तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए बी की पावर k इज इक्वल टू में आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा ए बी की पावर k आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये आ जाएगा ए बी ए की पावर k b की पावर k, और ये आ जाएगा यहाँ से ए बी a की पावर k और b की पावर k। यहाँ से इसे जैसे ही आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा a की पावर k b की पावर k+1 हो जाएगा ना आपकी बात, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज हो जाएगा, b की पावर k+1 इज इक्वल टू में भी आ जाएगा a की पावर k+1 और b की पावर k+1। तो यहाँ से देखो तीनों इंटीजर्स के लिए ये प्रूफ हो गया। आप लास्ट में स्टेटमेंट आप ऐड कर लेना इसके लिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए वो है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स के लिए केस 3। वो हमारे पास है कि लेट n लेस देन 0। लेस देन 0 की अगर बात करें तो देखो मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ इफ n इक्वल टू में कोई हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट है माइनस का x, तो इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर -x हो जाएगा। तो इसका मीन क्या हो गया, a की पावर -x और b की पावर -x। थोड़ा अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो रहा है, यहाँ से इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ए बी की होल पावर -x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी की पावर -x को थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई करूं तो x और इसकी पावर अगर मैं -1 कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इंटू इनवर्स करेंगे तो -x ही हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास जो इसने बोला है कि एक एबिलियन ग्रुप है, अगर ये एबिलियन ग्रुप है और ए बी इसके अंदर एलिमेंट है तो ए बी बी ए के भी इक्वल होगा। तो इसका मीन क्या हो गया कि ए बी की पावर -x वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए की पावर x, और इसकी पावर क्या आ गई, -1 आ गई। तो ए बी की पावर -x किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से इसे अगर करूं तो बी ए और ये आ गया -x। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ए बी की पावर -x वो किसके इक्वल आ रही है, b की पावर -x और a की पावर -x के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से ये भी चीज हमारे पास प्रूफ हो रही है। तो यहाँ से हम ये तीनों चीज के लिए देखो हमने ये चेक कर लिया कि वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले 0 के लिए, फिर पॉजिटिव इंटीजर के लिए, फिर लेस इंटीजर के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी हमने चेक कर लिया। तो इसी तरीके से ये आपको चेक करना था। देखो थोड़ा यहाँ हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इनवर्स था ना, और इनवर्स के लिए जनरलाइजेशन लॉ लगाना था अपने को, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले थोड़ा समय यही कर देता हूँ एक बार वापस कि बी ए और की पावर x और इसकी पावर क्या थी हमारे पास -1 थी, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले ये ओपन कर लेता हूं यहां से, तो क्या हो जाएगा ए बी की पावर माइनस एक्स इक्वल टू में ये आ जाएगा b की पावर x, a की पावर x और इसकी पावर आगे -1। अब जनरलाइजेशन लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए बी की पावर माइनस एक्स इक्वल टू में a की पावर -x और b की पावर -x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों केस के लिए प्रूफ हो गया, जीरो के लिए भी, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ये चीज प्रूफ हो गई। तो ये हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ हमें करना है इसके अंदर। प्रूफ दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, यानी कोई भी ग्रुप है किसी ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का जिसका ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है वो हमारे पास एक ग्रुप है, उसे हमें प्रूफ करना है कि एक एबिलियन ग्रुप है। अब देखो ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी रहेगा, तो इसके कुछ एलिमेंट लेट कर लेता हूँ, यानी 4 ऑर्डर का, यानी 4 एलिमेंट रहेंगे इसके अंदर। और ऑर्डर के अंदर मैंने बताया था कि एक एलिमेंट होना जरूरी है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से लेट कर लेता हूँ। लेट जो जी है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एक तो ई हो गया, एक मान लो कि एबीसी हमारे पास, ये 3 एलिमेंट और आ गए, यानी टोटल 4 हो गए, यानी ऑर्डर हमारे पास 4 था। ठीक है, हमें इसे प्रूफ करना है कि एक ये एबिलियन ग्रुप है, यानी जो हमारा जो प्रूफ करना है हमें, जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो हमारा ये रहेगा। अब देखो हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, यानी हमें बेसिकली इसके अंदर प्रूफ करना है कि अगर ए बी एलिमेंट की बात हो रही है तो वो बी ए के इक्वल आना चाहिए, अगर बी सी की बात हो रही है तो वो सी बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर ए सी की बात हो रही है तो सी ए के इक्वल आना चाहिए, यानी ये 3 चीज अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो ही हमारा वो क्या होगा, प्रूफ होगा 4 ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर करते हैं अपने प्रूफ, तो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबसे पहले इसकी हम कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है, देखो जो भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं कंपोजिशन बनाना। जैसे एक साइड ये एलिमेंट लिख दो, एक साइड ये एलिमेंट लिख दो, ए बी और सी। अब इनकी अपने क्या बना लो, एक कंपोजिशन टेबल टाइप में एक तैयार कर लो ये। ठीक है, जैसे आप बाइनरी ऑपरेशंस के लिए बनाते हैं ना 12th क्लास के अंदर, सेम उसी तरीके से बनानी है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो भाई सीधी सी बात है, आइडेंटिटी मैंने कितनी बार बता दिया, आइडेंटिटी का मीन 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो के वही आ जाएंगे। तो आइडेंटिटी की इनसे मल्टीप्लाई करनी है, यानी यहां से इस तरफ जाता है ये। ठीक है, तो ये आ गया आइडेंटिटी, ये आ गया ए बी और सी। अब ए की करेंगे तो ए इंटू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए इंटू बी क्या हो गया, ए बी, ए इंटू सी क्या हो गया, ए सी। बी की करेंगे तो बी इंटू आइडेंटिटी क्या हो गया, बी इंटू ए क्या हो गया, बी ए, बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, बी इंटू सी क्या हो गया, बी सी। सी की करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी इंटू ए क्या हो गया, सी ए, सी इंटू बी क्या हो गया, सी बी, सी इंटू सी क्या हो गया, सी स्क्वायर। ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल तैयार हो गई। अब देखो यहाँ से सेकंड, अगर देखो पहले वाले तो सारे वो के वही आ रहे हैं, अब मैं करता हूँ सेकंड रो से शुरू। फॉर सेकंड रो इस कंपोजिशन टेबल की सेकंड रो की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एलिमेंट क्या था, हमारे पास ए था। ठीक है, और हमारे पास एलिमेंट क्या है, एक तो ए बी और एक ए सी। ये तो ए स्क्वायर, ए इनका तो कोई यूज नहीं होगा, यानी जो ए बी होगा वो इन चारों के इक्वल रहेगा, यानी एक बार तो ई के इक्वल लेंगे, एक बार हम ए बी को ए के इक्वल लेंगे, ए बी को हम बी के इक्वल लेंगे और ए बी को हम किसके इक्वल लेंगे, सी के इक्वल लेंगे। ए बी इज इक्वल टू में ई है, इसको तो मार्क कर लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ए बी इक्वल टू ए, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाऊंगा तो इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया तो बी इज इक्वल टू में ई आ गया। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि आइडेंटिटी बी के इक्वल आ जाए। अभी हमने प्रूफ किया था कि किसी भी ग्रुप के अंदर यूनिक आइडेंटिटी रहती है, तो यहाँ यूनिकनेस शो नहीं हो रही, ये आइडेंटिटी वो बी के इक्वल आ रहा है। हमने मान लिया कि ई आइडेंटिटी है, बी थोड़ा ना है, तो ये केस यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ अगर मैं देखो इसके अंदर लगाऊं तो ए बी इज इक्वल टू में बी इंटू आइडेंटिटी, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ई इंटू बी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। राइट कैंसिलेशन जैसे ही लो लगाया तो ए इज इक्वल टू में ई आ गया, आइडेंटिटी ए के, फिर से वही बात, गलत बात है, ये रिपल रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ चीज। ये बात सी है, ए बी इज इक्वल टू में सी, इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ए बी हमारे पास चारों एलिमेंट के इक्वल था, उसी तरीके से ए सी भी होगा, यानी जो ए सी है वो ई के भी इक्वल होगा, ए सी है वो ए के भी इक्वल होगा, ए सी है वो बी के इक्वल भी होगा और ए सी है वो सी के भी इक्वल होगा। ए सी इक्वल टू में ई, बात जच गई हमारे पास, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। यहाँ जैसे ही आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाओगे तो c इज इक्वल टू में ई आ जाएगा। मैं ये बार बार नहीं बता रहा, यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, इनटू आइडेंटिटी के अंदर है तब। ठीक है, तो ये यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता,
ए सी इक्वल टू में बी हो सकता है, इसे मान लो फोर्थ इक्वेशन, राइट कैंसिलेशन लो लगाओगे तो ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने सेकेंड रो की बात की है, अब इसी तरीके से थर्ड रो को लेते हैं। फॉर थर्ड रो जैसे ही हमने थर्ड रो के अंदर बात की तो एक तो एलिमेंट है बी ए और एक है बी सी, तो जो बी ए होगा वो भी हमारे पास आइडेंटिटी के बी ए होगा वो ए के इक्वल, बी ए है वो बी के इक्वल, और जो बी ए है वो सी के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो हमने बात ले ली कि जो बी ए इक्वल टू में ई, इसे मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू में ए, जैसे ही राइट कैंसिलेशन लो लगाओगे तो बी इज इक्वल टू में ई आ जाएगा, जो कि केस पॉसिबल नहीं है। ए बी, यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाओगे तो ए इज इक्वल टू में ए पॉसिबल नहीं है, बी ए इज इक्वल टू में सी, इसे ले लो सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से बी ए की बात होगी, अब ले लेंगे बी सी को, तो बी सी भी एक तो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, बी सी ए के इक्वल होगा, बी सी बी के इक्वल होगा, बी सी हमारे पास सी के इक्वल होगा, तो बी सी इक्वल टू में आइडेंटिटी है, इसे ले लिया सेवेंथ इक्वेशन। ठीक है, बी सी इक्वल टू में ई, ये भी हमारे पास हो सकता है, इसे ले लिया एट्थ इक्वेशन। यहाँ राइट कैंसिलेशन लो लगाओगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाओगे तो सी इक्वल टू में ई पॉसिबल नहीं है, यहाँ राइट कैंसिलेशन लगाओगे तो बी इक्वल टू में जो कि पॉसिबल नहीं है। अब उसी तरीके से हम फोर्थ रो की बात करेंगे, फॉर फोर्थ रो, तो जैसे ही हम फोर्थ रो की बात करेंगे तो फोर्थ रो में एक तो सी ए एलिमेंट आ रहा है, एक सी बी, तो सी ए वो भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल, सी ए वो ए के इक्वल, सी ए वो बी के इक्वल, और सी ए वो सी के इक्वल आएगा, तो सी ए इज इक्वल टू में ई, तो हमने ले ली इसको नाइन्थ इक्वेशन। यहाँ राइट कैंसिलेशन लगाओगे, सी इक्वल टू में ई पॉसिबल नहीं है, सी ए इक्वल टू में बी हो सकता है ये, इसे ले ली टेंथ इक्वेशन, और सी ए इक्वल टू में सी, जैसे ही यहाँ राइट लेफ्ट कैंसिलेशन लगाओगे तो ए इज इक्वल टू में ई आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी ए आ रहा था और अब आ रहा है सी बी, तो सी बी इज इक्वल टू में आइडेंटिटी रहेगा, सी बी इज इक्वल टू में ए, सी बी इज इक्वल टू में बी, और सी बी इज इक्वल टू में सी रहेगा। तो यहाँ से देखो ये तो हमारे पास पॉसिबल हो सकता है, इसे ले ली 11th इक्वेशन, यहाँ से ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये हो गई 12th इक्वेशन। यहाँ राइट कैंसिलेशन लो, सी इक्वल टू में ई पॉसिबल नहीं है, यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन बी इक्वल टू में ई पॉसिबल नहीं है। हमें जो प्रूफ करना था वो यही चीज है। कितनी इक्वेशन बन गई? 12 इक्वेशन बन गई होगी, कोई 2-3 यूज। अब देखो पहले ए बी वाले की बात कर रहे हैं, तो देखो ए बी इक्वल टू में ई, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है, और अब लेके आना है बी ए, तो देखो बी ए कहाँ आ रहा है, बी ए, तो बी ए हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये रहा, तो देखो बाय फर्स्ट एंड फिफ्थ इक्वेशन, बाय फर्स्ट एंड फिफ्थ इक्वेशन, फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन से देखो अगर ए बी ई के इक्वल है, बी ए अगर ई के इक्वल है, अगर आर एच एस आपस में इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होंगे, यानी इसका मीन हो गया कि ए बी है वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज करनी है बीसी के लिए, तो देखो बीसी हमारे पास कहाँ है भैया, बीसी ये रहा हमारे पास बीसी 7th इक्वेशन के अंदर, और अब देखना है सीबी, तो सीबी किसके अंदर आ रहा है, ये रहा 11th इक्वेशन, तो बाय 7th एंड 11th इक्वेशन हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि बीसी इक्वल टू में क्या है, सीबी के। ठीक है, तीसरी चीज देखनी है एसी इक्वल टू सी ए, तो एसी हमारे पास कहाँ रहा है, एसी ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये ले लेता हूँ थर्ड इक्वेशन से, एसी इक्वल टू में ई, और अब देखना है हमें सी ए, तो सी ए कहाँ नजर आ रहा है, सी ए हमारे पास ये रहा 9th इक्वेशन से, बाय थर्ड एंड 9th इक्वेशन we can say that by third and 9th equation we can say that AC equal to में CA, और for all when AB equal to BA, BC equal to CB, AC equal to CA, इन सभी एलिमेंट्स के लिए अगर इनका कम्यूटेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सभी एलिमेंट्स के लिए, तो हम क्या बता सकते हैं, so G is an abelian ग्रुप, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एबिलियन ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो ग्रुप से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था पूरा वो हमने स्टडी किया, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम सब ग्रुप हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप, इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।